Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी. माई सेल्फ अमित तिवारी. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ में आज हमारा नया टॉपिक एवोल्यूशन. अब तक हम लोगों ने जेनेटिक्स वाले दोनों चैप्टर्स मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों पढ़ लिए हैं. दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं. आइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर एवोल्यूशन. पहला सवाल, Which of the following is used as atmospheric pollution indicator? Atmospheric pollution indicator कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है लेपिडोप्टेरिड्स, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपर्सिकॉन एंड चौथा ऑप्शन है लाइकोपोडियम. तो आपको पता होगा कि लाइकेन जो होता है ये जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे ग्रो नहीं करता. तो लाइकेन इज द पोल्यूशन इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में भी कौन सा है? एयर पोल्यूशन है. तो याद रखिएगा एयर पोल्यूशन. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर. बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है. और आपका दूसरा सवाल, द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट. स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है ये क्या कहती है? तो इसका आंसर बताइए. पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, लाइफ इरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली. लाइफ कहाँ से आई है? सिर्फ लिविंग फॉर्म से. एक ऑप्शन ये तो नहीं थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जो थियरी थी वो क्या थी एक्चुअल में? तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये किस एजम्पशन पे आधारित थी. तो इसमें था कि नॉन एनिमेट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मैटर हैं उनसे लिविंग की अगर, तो मतलब क्या हुआ कि अगर नॉन एनिमेट से, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ की ओरिजिन होती है तो उसे स्पॉन्टेनियस में काउंट किया जाता है. तो लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग नॉन लिविंग? नहीं. लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली? यस. ये आपका आंसर हो जाएगा. लाइफ अगर नॉन लिविंग से आती है तो उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन में काउंट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ. देखिए, अब अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की, तो दोनों पॉइंट जब आप पढ़ते हैं एनहेंसमेंट वाले चैप्टर में जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि हम अपनी इच्छा अनुसार डिज़ायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट और एनिमल्स में. जब भी हम कभी डिज़ायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं करते, क्योंकि नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, हमने सेलेक्ट किया है. वहाँ म्यूटेशन नहीं हो सकता. और हमने नए कैरेक्टर को, डिज़ायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है. तो वो रिवर्स इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता. वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है. नेचर ने सेलेक्ट नहीं कराया, हमने सेलेक्ट कराया, एडवांस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 4, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस किसके लिए होते हैं? तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है. होमोलॉगस ऑर्गन ये एनाटॉमिकल एविडेंस है, एनालॉगस भी नहीं होगा. तो फॉसिल इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. और ये पैलेंटोलॉजी में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. फॉसिल एक स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है इवोल्यूशन का, ये बात याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, द बोन्स ऑफ फोरलिम एंड बैट्स एंड चीता मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. आप बात करें बोन्स ऑफ फोरलिम, वेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इनके सेम हैं. बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म हैव गिवन राइज टू अनदर. अरे नहीं, ये इस बात नहीं है. दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर. देखिए, ये सच है कि अगर एंसेस्ट्री सेम है तो कहीं ना कुछ स्ट्रक्चर सेम होते हैं. और सिमिलर एनाटॉमी इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को. सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है. तो फिलहाल आंसर भी, आगे कुछ भी ऑप्शन दिया हो. दे परफॉर्म सेम फंक्शन. जी नहीं, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं. कोई चलने मदद करता है तो कोई तैरने मदद करता है. ये आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू. एनालॉगस ऑर्गन कैसे अराइज होते हैं? तो एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं. याद रखिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. कैसे होते हैं? इनकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग होती है, लेकिन इनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सेम होता है. अलग अलग जगह से आए होते हैं और एक जैसा फंक्शन कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई कन्वर्ज हो जाते हैं. सो आंसर इज डी.
क्वेश्चन नंबर 7, p प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। आपने पढ़ा होगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो वहाँ पे ये बात हमने पढ़ रखी है कि जब भी हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके एलील्स की फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग करते हैं, उनकी कांस्टेंट सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो वो सब इसी इक्वेशन के अंतर्गत आता है। तो वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स नहीं है, बायोमेट्रिक्स नहीं, आप जानते हैं बायोमेट्रिक्स क्या होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी नहीं है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, याद रखिएगा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। आगे भी एक सवाल इसमें दिया हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से सवाल बनता भी अच्छा है। जब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आएंगे तो हम उसमें भी इस क्वेश्चन पे अच्छे से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अपीयरेंस हो जाना, ये एडॉप्टिव रेडिएशन नहीं है, ये अलग चीज़ है। ट्रांसडक्शन भी आप जानते हैं, अलग चीज़, जिसमें हम वायरस से और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र की बात करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा, कुछ और है। ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक दिन में किसी भी के, जैसे होता है क्या है कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का आ जाना, ये एक दिन में नहीं आया। उनके जो डीएनए है उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो रहा है। एक दिन वो निकल के आता है, एक टाइम के बाद वेरिएशन निकल के आता है। तो ये वेरिएशन का परिणाम है, जो पहले था एक दिन निकल आएगा सामने। तो कहने का मतलब क्या है कि आज जो, जैसे कल तक बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से मर जाता था, आज उसके प्रति रेजिस्टेंस हो गई। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वेरिएशन हो गया, उनमें चेंज हो गया। ये समय के साथ होता है, नेचुरल सिलेक्शन की बात है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 9, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ सो दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड ऑफ, मार्क कर लीजिएगा, evolution of life so that life forms had a trend of moving from land to water। कहाँ से? लैंड से वाटर। मतलब लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लाइफ में जैसे से इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हम कहाँ से कहाँ गए? तो लैंड से वाटर, जी नहीं, लैंड से वाटर नहीं गए। ड्राई लैंड टू वेट लैंड, नहीं सर। फ्रेश वाटर टू सी वाटर, नहीं सर। वाटर टू लैंड, यस बिल्कुल, ये आंसर सही होगा, वाटर टू लैंड। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो मेजॉरिटी के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो पानी में पाए जाते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो लैंड पे पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई हम जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया हम वाटर से लैंड पे आ गए। तो ये डी आंसर होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज। अब देखिए, विविपैरिटी ज़्यादा, मतलब इवोल्यूशन में ज़्यादा निकल के आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विविपैरिटी में मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, तो मतलब एग वाली बात खत्म हो गई, ओबीपैरिटी वाली बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यंग वन है वो माँ के पेट के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसके ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी देखभाल ज़्यादा हो सकती है। तो कह रहे हैं यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, नो। यंग वंस प्रोटेक्टेड बाय थिक सेल, ये एग की बात है। यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यस करेक्ट आंसर। एम्ब्रियो टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप, ये इस बात का इससे कोई संदर्भ नहीं है, संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। देखिए, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन एक है ऑप्शन सेडिमेंट्री रॉक्स, एक है इग्नियस रॉक, एक है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक है एनी टाइप ऑफ रॉक। एनी टाइप की बात तो खत्म हो गई। इग्नियस रॉक देखते हैं। इग्नियस रॉक में एक्चुअल में किससे बना होता है? ये लावा से बना होता है। अब अगर कोई भी चीज़ लावा से बनी है तो वो जल जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेटामॉर्फिक रॉक ये इग्नियस से भी बनती है और सेडिमेंट्री से ही बन सकती है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके पास फॉसिल्स उपलब्ध होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, आपका जो 12 नंबर सवाल है ये एमएन ब्लड ग्रुप के बारे में है। एमएन ब्लड ग्रुप, फॉर द एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, डरिएगा मत एमएन ब्लड ग्रुप देख के, सवाल में दम नहीं है। सवाल सिर्फ एमएन ब्लड ग्रुप देख के, आप जो आपने पढ़ा नहीं होता है सबको टेंशन होता है। एमएन ब्लड ग्रुप इज नथिंग एट देयर, ये सिर्फ नाम है। एमएन ब्लड ग्रुप एक सिस्टम है। कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन एलील्स आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमएन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी। अब देखिए, कुछ एम वाले हैं, कुछ एन वाले हैं, और कुछ एम और एन वाले हैं। जैसे कुछ पी वाले हो सकते हैं, कुछ क्यू वाले, और कुछ पी क्यू वाले। तो एम एन इज वॉट एट देयर। देखिएगा, हम मान लें कि एम बराबर क्या हो जाएगा? टी,
और n बराबर क्या हो जाएगा q, और mn बराबर क्या होता है आपको पता है 2pq। mn ही तो पूछ रहा है हमसे। तो भैया अगर 0.7 यानी कि 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 कितना आएगा 0.42। अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो 0.42 इंटू 100 तो कितना आएगा 42%। तो आंसर शुड भी क्या हो जाएगा 42%। बिल्कुल बिना पेन लिए सवाल को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मैनरिज्म ऑब्जर्व इन माउथ वेस्टर्न बिटलरिया। देखिए आपको मालूम होगा कि 1920 तक वाइट वाले छुप जाते थे, एक डायरेक्शन में हो गया वाइट की तरफ। इंडस्ट्रियल सिस्टम के बाद में डार्क वाले छुप जाते थे, एक डायरेक्शन में हो गया, कभी इधर कभी उधर, एक दूसरे के डायरेक्शन में है ना, दोनों तरफ नहीं है, मिडिल नहीं है, डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। तो कभी वाइट वाला तो कभी डार्क वाला, कभी मीडियम वाला कभी भी नहीं। तो आंसर क्या होगा डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन इन द डिसेंट, मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन द ह्यूमन इवोल्यूशन इज। देखिए इसकी बहुत कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बीच बीच में गैप बहुत रहा है, बट फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा वाला कौन सा काउंट होगा। तो पढ़ते हैं। पहला आपके पास है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस। गलत हो गया, होमो सैपियंस बाद में है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। फिर से सुनिएगा, कह रहे हैं होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये उल्टा लिखा हुआ है। होमो हैबिलिस पहले है, होमो इरेक्टस बाद में है, ये गलत हो गया। रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ये ठीक लग रहा है। ये जो है 14 का ये हमें सही लग रहा है क्योंकि रामापिथेकस पहले है, फिर होमो हैबिलिस, फिर इरेक्टस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, होमो हैबिलिस की क्रिनल कैपेसिटी 650 से 800, इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस की भी याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है, 900 के आसपास है। नियंडरथल लिखा नहीं है, 1400 है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखें। इस पे टॉपिक पे भी सवाल पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीसीज, कौन सा इसमें लिंक स्पीसीज है। तो पहले तो इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से डिलीट कर दीजिए। ट्राइनोसेरॉक्स रैक्स, ये नहीं हो सकता, ये 65 मिलियन ईयर अगो गायब हो चुका है, ये डायनासोर है। सी बीड, जैसे कि आप इकॉर्निया की बात करते हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। डोडो बर्ड, कोई रिलेशन नहीं है। लो फिश, ये देखिए कहीं कहीं पे हमें सब दिक्कत ही नहीं आनी है। तो लो फिश क्या है, लो फिश इज अ कार्टिलेजिनस फिशेस, सॉरी इज अ बोनी फिशेस, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस और एम्फीबिया के बीच में कनेक्शन की बात करता है, याद रख लेना। कार्टिलेजिनस फिशेस और एम्फीबिया के बीच में लिंक स्पीसीज है ये, सो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मैच करिएगा साइंटिस्ट को और उनके कंट्रीब्यूशन को। अच्छा सवाल हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन दी हुई है काफ़ी कुछ, तो मैच करा लीजिए। आसान सवाल है, मैचिंग अक्सर हमने बोला है आसान होता है, बस थोड़ा सा हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए, डार्विन साहब का फंक्शन क्या था। डार्विन ने इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे काम किया। तो आईपी 2 ऑप्शन कट गए। ओपेरिन साहब ने क्या कहा था, ओपेरिन साहब ने कहा था एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली बात करी। तो सेकंड का एम किस में, इसमें तो नहीं है। अब एक आंसर सिर्फ आया बी, लैमार्क यूज एंड डिसयूज, तो थर्ड का एन। वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इंफॉर्मेशन है जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है वैगनर साहब के बारे में, जरूर अलग से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, दो सवाल और है, वन इज 17 एंड देन 18। 17 में क्या है, इन 1953 एस एल मिलर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस टेम्परेचर को बनाया था, उस सिस्टम को बनाया था जो शुरुआत में था। तो एस एल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन द लैब। उन्होंने शुरुआत में अर्थ पे कौन सा माहौल था वो बनाया लैब में, एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उन्होंने बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, फिर उसके बाद बायोजेनेसिस की बात करी। तो द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन वॉज, देखिए वहाँ पे उस समय लो टेम्परेचर, नो बेकार की बात है, बहुत टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, ऑल्कानिक स्टॉर्म्स, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो बॉस,
वहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग नहीं था, वहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। हाइट, ये गलत किस वजह से हो रहा था? लो टेम्परेचर की वजह से दोनों कट गए, ऑक्सीजन भी ये भी कट किसी वजह से कट गया, और यहाँ पे लो टेम्परेचर इसलिए कट गया, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इसलिए कट गया। तो हाई टेम्परेचर ओल्केनिक स्टॉर्म बहुत गर्म था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और कुछ मेथेन और अमोनिया। तो आंसर शुड बी डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे सवाल एग्जामिनर बार बार पूछता है। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इसको फैक्ट को याद रखें कि वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। तो वेरिएशन क्या होता है हमारे पास पता है कि वेरिएशन रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है? रैंडम होता है और डायरेक्शनल लेस होता है, बिल्कुल याद रख लेना, कोई भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर शुड बी, आई थिंक क्या होना चाहिए, मार्क कर लीजिएगा, आंसर शुड बी ए। So it's all about for your NCERT exemplar evolution questions as well. I hope you really enjoy this, and if you like this, then please like and share and subscribe as well. So धन्यवाद, thank you, शुक्रिया।